हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक जो क्लासेस हुई है कोशिका की वो 4 कंप्लीट हो चुकी है और आज हम जो पढ़ेंगे 5वीं क्लास जो रहेगी आपकी वो भी कोशिका पर ही है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़े थे, कोशिका के मुख्य अंग पढ़े थे। कोशिका के मुख्य भाग पढ़ रहे थे हम। इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले जो कंप्लीट कर चुके हैं हम वो है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा था केंद्रक। केंद्रक के हमने 4 भाग कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है ना। पहला था केंद्रक कला, दूसरा था केंद्रिका, तीसरा जो था वो था केंद्रक द्रव्य और चौथा और लास्ट जो था और इंपॉर्टेंट केंद्रक जाल, ठीक है ना, जिसमें हमने क्रोमेटिन पढ़े और क्रोमेटिन के अंदर ही हमने डीएनए और आरएनए को भी समझ लिया था। अब इसका जो आखिरी भाग है वो बचा है कोशिका द्रव्य। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य को, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो भाग आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो भाग आते हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, तारककाय, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, लवक, ये सभी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, तो हम कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके पहले हम कोशिका भित्ति, सेल वॉल को समझ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। कोशिका भित्ति क्या बोला जाता है इसको, सेल वॉल। देखो कोशिका भित्ति जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसीलिए हमने इसको कोशिका द्रव्य में नहीं पढ़ रहे हैं। क्या है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कुछ पादप कोशिकाओं की संरचना जो होगी कुछ इस प्रकार से होगी। ये जो होती है बाहरी लेयर होती है कोशिका, सेल वॉल बोला हमने, वॉल मतलब क्या होता है, दीवार। तो इसी प्रकार से जो कोशिका भित्ति है हमारे यहां दीवार क्या काम करती है, तो दीवार देखो हमको क्या काम करती है, तो बाहरी आघातों से बचाती है और साथ में क्या काम करती है, तो बाहरी आघातों से बचाने के साथ साथ, ठीक है ना, क्या कार्य करती है, जो हमारी दीवार है तो बाहरी आघातों से बचाने के साथ साथ जो कोशिका का आकार होता है वो तय करती है। तो क्या काम कर रही है कोशिका भित्ति, तो इसका प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा, बाहरी आघातों से रक्षा। ठीक, कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो ये दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली होती है। दूसरी बात, कोशिका भित्ति जो दोहरी झिल्ली है ये कैसी होती है, तो मृत होती है, जीवित नहीं होती है, परंतु पारगम्य होती है। क्या होती है, परमेबल, पारगम्य। जबकि हमने कोशिका झिल्ली में क्या पढ़ा था, अर्ध पारगम्य और सजीव होती है, जबकि ये मृत होती है और पारगम्य होती है। अगर पूछा जाए कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की है, तो कोशिका भित्ति की जो खोज की है वो की है रॉबर्ट हुक ने। किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी मजबूती का कारण जो होता है वो लिग्निन होता है। क्या होता है इसकी मजबूती का कारण, तो मजबूती का कारण जो होता है लिग्निन होता है। ठीक, दूसरी बात, कोशिका भित्ति जो है इसका सीमेंट किसे कहा जाता है, तो कोशिका भित्ति का सीमेंट जो है, क्या, कोशिका भित्ति का जो सीमेंट कहा जाता है वो कहा जाता है कैल्शियम पेक्टेट को। क्या कहा जाता है, कैल्शियम पेक्टेट को कहा जाता है। ठीक, किसमें पाई जाती है कोशिका भित्ति, तो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और देख लो
जो कोशिका भित्ति होती है वो जीवाणु जो है उसमें किसकी बनी होती है? तो जो जीवाणु होते हैं इसमें पेप्टिडोग्लिकैन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लिकैन। जबकि जो कवक है उसमें काइटिन की बनी होती है, कवकों में काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। शैवालों में हेमीसेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। जबकि अगर डाइटम्स में पूछा जाए तो डाइटम्स में जो रहेगी वो किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। किसकी? सिलिका। सिलिका मतलब बालूरेत, बालूरेत। एक बार फिर देख लो कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कोशिका भित्ति जो होती है ये कोशिका का बाहरी आघातों से बचाने का काम करती है और इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। कैसी होती है? तो पारगम्य होती है और क्या होती है? मृत कोशिका होती है, ठीक। इसकी अगर पूछा जाए कोशिका भित्ति जो होती है बनी किसकी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी मजबूती का कारण क्या है? लिग्निन है। कोशिका भित्ति का सीमेंट किसे कहा जाता है? तो कैल्शियम पेक्टेट को कोशिका भित्ति का क्या कहा जाता है? सीमेंट कहा जाता है, ठीक। अगर ये पूछे कि जीवाणु में किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, तो पेप्टिडोग्लिकैन की बनी होती है, कवकों में काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना, डाइटम्स में सिलिका की बनी होती है, और अगर शैवाल का पूछे तो हेमोसेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति वाला जो चैप्टर है। कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की पहली परत होती है। क्या होती है? पहली परत होती है किसकी? पादप कोशिकाओं की। यहां तक का मामला क्लियर है? आ गया कोशिका भित्ति समझ में, सेल वॉल, ठीक। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाए जाने वाले भाग। कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग। अब अगला भाग देखना इसका नेक्स्ट भाग जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। क्या बोला जाता है इसको? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी संरचना देख लो आप किस प्रकार से होती है। कुछ इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पाई जाती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें कैसी झिल्ली होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी दोहरी झिल्ली होती है। देखो डायग्राम बनाया, पहले देख लो वापस से। माइटोकॉन्ड्रिया अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने। और इसको अल्टमैन ने क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। इसको इन्होंने कहीं से कहीं तक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा। तो फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? तो इसका जो नामकरण करा है वो करा है सी बेंडा ने। किसने करा है? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो सी बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया। कैसी झिल्ली होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है सबसे महत्वपूर्ण भाग है कोशिका का, ठीक। सभी हालांकि सभी महत्वपूर्ण ही भाग है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये जो आहार हम लेते हैं, आहार मतलब जो हम खाना खाते हैं, उस ऊर्जा को परिवर्तन करने का काम करता है। क्या काम करता है? आहार ऊर्जा को परिवर्तन करने का काम करता है। किस रूप में परिवर्तन करता है ये? तो ये एटीपी के रूप में क्या करता है? उस ऊर्जा को परिवर्तित करके एटीपी के रूप में संग्रहित करता है। तब भी किसी कोशिका अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यहां से वो ऊर्जा वहां पर पहुंचा देता है। किसके रूप में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
ठीक, इसीलिए क्या कर रहा है, आहार ऊर्जा को परिवर्तन करने का काम करता है, साथ में पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जागृह, कोशिका का ऊर्जागृह। ठीक है ना, समझ में आई बात, क्यों कहा जा रहा है। देखो पावर हाउस का भी काम क्या होता है, तो डायरेक्ट जो वहां पर क्या आता है, करंट आता है, उसको परिवर्तन करके जहां पर भी आवश्यकता होती है वहां पर पहुंचाने का काम करता है। उसी प्रकार से ये भी क्या कर रहा है, आहार ऊर्जा को एटीपी के रूप में परिवर्तित करता है और उस ऊर्जा को वहां पर पहुंचाने का काम करता है। दूसरी बात, अगर ये पूछे कि जो श्वसन जो होता है वो कहां पर होता है, रेस्पिरेशन कहां पर होता है, तो श्वसन वाला भाग भी इसी में आता है, श्वसन भी कहां पर होता है, यहीं पर होता है। ठीक, इसीलिए क्रेब्स चक्र पूछा जाता है कि क्रेब्स चक्र का निर्माण कहां होता है, तो क्रेब्स चक्र का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है इसको, कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक, दोनों चीजें, पावर हाउस ऑफ सेल और कोशिका का ऊर्जागृह, श्वसन का केंद्र माना जाता है, क्रेब्स चक्र का निर्माण होता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने लिखा था डीएनए जब पढ़ा था कि डीएनए मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है, परंतु केंद्रक के अलावा कहां पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। मतलब ऐसा कोशिका अंग जिसका स्वयं का डीएनए क्या है, स्वयं का डीएनए होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कोशिका के अंदर कोशिका। क्या कहा जाता है, कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वयं का डीएनए इसमें होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो हमने बोला एक चीज कि जो एटीपी के रूप में आहार ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, तो यह ध्यान रखना कि एक ग्लूकोज के अणु में लगभग कितनी होती है एटीपी, तो 38 एटीपी ऊर्जा होती है। कितने होती हैं, कितने अणु होते हैं एटीपी के, तो 38 एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ऊर्जा होती है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, ये 36 से 38 एटीपी ध्यान रख लेना, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा था और 36 उसका आंसर दिया, तो इसलिए हम दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, क्योंकि 36 के बाद कोई ऑप्शन में नहीं था 38 के आसपास, तो 38 के आसपास क्या था, 36 पूरा समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जो हम आहार लेते हैं उस ऊर्जा को परिवर्तन करके कोशिका के अंगों को जिस रूप में चाहिए होती है उस रूप में पहुंचाने का काम करता है। साथ में बची हुई ऊर्जा को क्या करता है, एटीपी के रूप में परिवर्तित करके संग्रह करने का काम करता है। देखो पावर हाउस जैसा काम कर रहा है, क्या करता है पावर हाउस, तो लाइट जो डीसी आता है उसको परिवर्तन करने का काम करता है और जहां पर आवश्यकता है वहां पर पहुंचाने का काम करता है। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। श्वसन का कार्य, रेस्पिरेशन भी कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। क्रेब्स चक्र का निर्माण भी कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके अलावा मैंने जब डीएनए पढ़ाया था उसमें बताया था आपको कि मुख्य रूप से जो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है, परंतु कुछ मात्रा में कहां पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। तो एकमात्र कोशिकांग जो हो गया ये क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक भी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, तो इसमें स्वयं का डीएनए होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका के अंदर कोशिका। क्या कहा जाता है, कोशिका के अंदर कोशिका। यह पूछा भी जाता है कि जीवाणु के समान कौन सा कोशिकांग है, क्या है, जीवाणु के समान। तो जीवाणु के समान मतलब प्रोकैरियोटिक इकाइयां, तो जीवाणु के समान भी कौन सा कोशिकांग हो जाएगा आपका, तो जीवाणु के समान या कोशिका के अंदर कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। यहां तक का मामला समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप लोग। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब ले लिया होगा आप लोगों ने। अब अगला हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका जो है
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में कहां पाया जाता है। देखो मैंने आपको कोशिका का एक मैप बनाया था, ऐसा कुछ मैंने केंद्रक बनाया था और केंद्रक के ऊपर ही क्या बनाए थे, कुछ इस प्रकार से बनाए थे मैंने, ठीक है ना। तो यहां पर क्या पाई जाती है, ईआर, इसी को क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होगी, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य, है ना। अगर पूछा जाए कि अंतःप्रदव जालिका कहां पाई जाती है, तो ये इसका स्थान कहां है, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य। पहली बात, अगर ये पूछ ले कि कहां किसके पास पाई जाती है, तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक केंद्रक हो जाएगा। अगर दोनों आपके ऑप्शन में कोशिका झिल्ली या केंद्रक के पास, क्योंकि केंद्रक के ऊपर ही बनी है इसलिए कहां हो जाती है, केंद्रक के पास। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। ये पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, कहां किसके मध्य, दोनों के मध्य पाई जाती है। पर अगर यह पूछ लिया कि किसके पास पाई जाती है अधिक, तो केंद्रक के पास पाई जाती है। कैसी संरचना होती है, तो पतली जालीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना है ये, तो ये जो संरचना है पतली जालीनुमा संरचना, पतली जालीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, पतली जालीनुमा संरचना होती है, ठीक। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कंकाल तंत्र का निर्माण जो करती है वो कौन सी करती है, अंतःप्रदव जालिका। क्या है, तो क्या कहा जाता है इसको, कोशिका का कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कहा जाता है क्योंकि कोशिका के कंकाल तंत्र का निर्माण कौन करती है, तो कोशिका के कंकाल तंत्र का निर्माण अंतःप्रदव जालिका करती है। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार की होती है। एक तो थी स्मूथ, ठीक है ना, और एक थी रफ, एक थी खुरदरी और एक थी चिकनी। उसको भी देख लो आप लोग। क्या है, तो अंतःप्रदव जालिका जो होती है किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। अंतःप्रदव जालिका उधर लिख रहा हूं मैं ना, कितने प्रकार की होती है, तो अंतःप्रदव जालिका जो होती है ये दो प्रकार की। ईआर जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। एक तो स्मूथ ईआर, स्मूथ मतलब चिकनी, और दूसरी होती है रफ ईआर मतलब खुरदरी। अब देखो प्रोटीन कहां पर चिपकेगा, तो खुरदरी पर, चिकनी पर नहीं चिपकेगा। इसलिए प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करती है, तो प्रोटीन के संश्लेषण या प्रोटीन को इकट्ठा करने का काम कौन करती है, एकत्रित करने का काम कौन कर रही है, तो प्रोटीन को एकत्रित करने का या संश्लेषण करने का काम रफ ईआर करती है। जबकि स्मूथ जो होती है यह क्या करती है, तो ये वसा का संश्लेषण करती है। क्या करती है, वसा का संश्लेषण करती है या वसा को एकत्रित करने का काम करती है। वसा, लिपिड, फैट एक ही बात है ना, इसको हम बोलते हैं। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया यहां तक। कोई दिक्कत हो तो बता दो आप लोग। ठीक है, यहां तक प्रोटीन के संश्लेषण। दूसरी बात मैंने आपको बताया थी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इस पर जो खुरदरी होती है इस पर क्या पाए जाते हैं, तो इस पर जो बारीक बारीक कण पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं, तो यहां पर इसके ऊपर जो बारीक बारीक कण पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं, तो राइबोसोम को। तो राइबोसोम को एकत्रित करने का काम कौन करती है, तो राइबोसोम को एकत्रित करने का काम भी कौन कर रहा है, तो यहां पर रफ ईआर मतलब खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन को इकट्ठा करना, और राइबोसोम को कौन इकट्ठा कर रहा है, तो खुरदरी ईआर। मतलब दोनों चीजों का संश्लेषण यहीं पर हो जाएगा भाई। राइबोसोम को इकट्ठा करा और राइबोसोम के अंदर क्या है, प्रोटीन है, तो इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण एकत्रित करने का काम या राइबोसोम को इकट्ठा करने का काम कौन करती है, रफ। जबकि वसा का संश्लेषण कौन करता है, तो स्मूथ ईआर करती है। यहां तक भी आ गया होगा आप लोगों को समझ में। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना है जिस लोगों को। आगे देख लो इसके, कर दो बोर्ड साफ। अगला भाग देख लो, राइबोसोम।
ठीक। राइबोसोम की खोज की यदि हम बात करें तो खोज अलग अलग है। अगर पूछा जाए कि पादप कोशिकाओं में खोज किसने की है, तो पादप कोशिकाओं में इसकी खोज की है रॉबिन्स एंड ब्राउन, दो लोगों ने। जबकि अगर जंतु कोशिका में पूछा जाए तो जंतु कोशिका में जो इसकी खोज की है वो की है पेलेड ने। किसने की है? पेलेड ने। ठीक। अगर इसका नाम पूछा जाए कि राइबोसोम का जो है वो नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका नामकरण जो किया गया है वो रॉबर्ट के द्वारा किया गया है, रॉबर्ट के द्वारा। ठीक। ये तीन चीजें कंफर्म हो गई आपको। सबसे पहला, राइबोसोम की खोज किसने की है, तो पादप कोशिकाओं में अलग है और जंतु कोशिकाओं में अलग है। ठीक है ना। नामकरण की मैंने बात करी तो नामकरण अलग है। अब राइबोसोम जो होता है, इसका राइबोसोम है क्या, तो देखो राइबोसोम प्रमुख रूप से क्या कार्य करता है, तो राइबोसोम जो होता है ये भी क्या काम करता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। क्या काम करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। मैंने अभी आपको बताया। इसमें दो यूनिट होती है, एक होती है अपर और जो दूसरी होती है वो होती है लोअर। दो पार्ट है इसके, एक तो है अपर पार्ट जो ऊपर वाला होता है, दूसरा होता है लोअर पार्ट जो नीचे होता है। जब भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है, क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उस समय ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण के समय दोनों पार्ट जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों पार्ट जुड़ जाते हैं। और इनको जोड़ने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है मैग्नीशियम आयन। कौन निभाता है, मैग्नीशियम आयन। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, जब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है उस समय दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। उस समय दोनों पार्ट अलग रहेंगे। ठीक। जो राइबोसोम है ये क्या होता है, तो राइबोसोम सबसे कोशिका अंग में सबसे छोटा भाग होता है। क्या होता है, सबसे छोटा कोशिका अंग। क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग पर सार्वभौमिक होता है। कोशिकांग सार्वभौमिक मतलब पूरी कोशिका में कहीं ना कहीं पाया जा रहा है, पूरी सब जगह फैला हुआ होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक अंग। मैंने आपको बताया था राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन के संश्लेषण का प्रमुख काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, इतना सा आ गया समझ में। पहले इसको ले लो आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे थोड़ा सा और समझाना राइबोसोम में। ले लिया, देखना। राइबोसोम जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है, 18S राइबोसोम और 55S राइबोसोम। तीन राइबोसोम होते हैं। हमने पढ़ा भी है, जो प्रोकैरियोटिक यूनिट होती है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। देख लो एक बार, देखना राइबोसोम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो राइबोसोम के मुख्यतः तीन प्रकार है। एक होता है 70S राइबोसोम, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, बता रहा हूं वो भी है ना। दूसरा होता है 80S राइबोसोम, थर्ड 55S राइबोसोम। कहां कहां पाए जाते हैं ये, तो जो 55S राइबोसोम होता है, 55 राइबोसोम, ये मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मनुष्य की यकृत, लीवर, कहां पाए जाते हैं, मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जबकि अगर आप 70 और 80S राइबोसोम की बात करते हैं तो 70 राइबोसोम जो है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक
कोशिकाओं में, या हमने दो कोशिका के भाग पढ़े थे, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और HCS कहां पाया जाता है, तो ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक, ये आ गया इतना सा। स्वेटबर्ग देख लो इसको, एस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एस को कहते हैं स्वेटबर्ग यूनिट, अवसाद गुणांक। आ गया समझ में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये प्रोटीन को एकत्रित करने का काम करता है। जब राइबोसोम में प्रोटीन इकट्ठा होता है तो जो राइबोसोम 2 यूनिट में पाया जाता है वो क्या हो जाती है, दोनों यूनिट जुड़ जाती है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मैग्नीशियम आयन निभाता है। ठीक, उसके बाद राइबोसोम जो है, हमने पढ़ा कि राइबोसोम जो है इसकी खोज किसने की है, तो राइबोसोम की खोज पादप कोशिकाओं में रॉबर्ट एन ब्राउन्स ने की है, जबकि जंतु कोशिकाओं में पेलेट ने की है। इसकी हमने नामकरण की बात करें तो नामकरण किसने करा है, तो नामकरण जो करा है इसका वो करा है रॉबर्ट ने। क्लियर है। फिर हमने देखा राइबोसोम 3 प्रकार के, 80S, 70S, 80S और 55S, ठीक है ना, 17, 80 और 55S। क्लियर मामला, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने लिखवा दिया कि सबसे छोटा कोशिकांग होता है, बता दिया, देख लो इसको। अगला देख लो, अगला भाग, अगला भाग जो आपका है वो गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी। क्या है, गोल्जी कॉय, या इसी को बोला जाता है गोल्जी बॉडी। इसका जो नाम रखा गया है, इसके खोजकर्ता थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया। उनका नाम था कैमिलो गोल्गी। इटली के वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्गी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। देखो गोल्जी कॉय की संरचना कैसी होती है, तो गोल्जी कॉय संरचना ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से गोल्जी कॉय की संरचना होती है। मतलब ये कहा जाता है कि गोल्जी कॉय जो है वो कैसा होता है, तो सूक्ष्म नलिकाओं जैसी इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति सूक्ष्म नलिकाओं के समान होती है। क्या होती है, सूक्ष्म नलिकाओं के समान होती है। और ये कहां पाया जाता है, तो ये भी केंद्रक के पास पाया जाता है। कहां पाया जाता है, केंद्रक के पास जो इसकी उपस्थिति होती है वो कहां होती है, केंद्रक के पास होती है। दूसरी बात, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, इसका प्रमुख कार्य जो होता है संश्लेषित प्रोटीन होता है। जिस प्रोटीन का संश्लेषण हो चुका है, संश्लेषित प्रोटीन को केंद्रक के पास पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है, केंद्रक के पास पहुंचाने का काम करता है। ठीक। दूसरी बात, जब कोशिका का विभाजन होता है पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से, तो वहां पर एक प्लेट का निर्माण करता है कोशिका विभाजन के समय। ठीक है ना, तो ये इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, देखो ये प्रोटीन को पहुंचाने का काम कर रहा है, पहुंचाने का काम कर रहा है मतलब यातायात का काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यातायात प्रबंधक बोला जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्जी कॉय को या गोल्जी बॉडी को, तो इसको यातायात प्रबंधक कहा जाता है, या इसी को बोला जाता है बिचौलिया। क्या कहा जाता है, यातायात प्रबंधक, या इसी को बिचौलिया कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी कॉय आ गया, गोल्जी कॉय समझ में, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक, ले लिया हुआ। अगला जो आपका है लाइसोसोम। क्या है अगला भाग, लाइसोसोम।
जो लाइसोसोम का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो देखो लाइसोसोम का निर्माण जो होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के द्वारा। लाइसोसोम की बात करें हम कि इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज जो की है वो की डी डुवे ने। किसने की है? डी डुवे। ठीक। अब लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम जल अपघटनकारी एंजाइम निकालता है। कैसे? जल अपघटनकारी एंजाइम का स्त्रावण करता है। स्त्रावण करना मतलब निकालना, का स्त्रवण करता है मतलब उनको निकालता है। और ये एंजाइम क्या काम करते हैं? तो ये एंजाइम मुख्य रूप से खाने को पचाने का काम करते हैं। अब क्या होता है, क्या है इनका काम? तो खाने को मतलब प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। अब ठीक है, अगर खाने प्रोटीन को पचाने का काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है लाइसोसोम बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? इस एंजाइम का स्त्रवण कर देता है। ज्यादा मात्रा में इस एंजाइम का स्त्रवण करने से ये कोशिका इसके अंदर जो उपस्थित होता है उसी प्रोटीन को भी क्या करता है? पचा जाता है। जैसे ही प्रोटीन को, इसके अंदर के प्रोटीन को पचाया जाता है, ये क्या हो जाएगा? तो लाइसोसोम खत्म हो जाएगा। ये खुद के ही प्रोटीन को पचा जाता है और इसके कारण खुद ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। इतना सा आ गया समझ में? ठीक। किस किस को पचाने का काम करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, लिपिड, वसा। यहां तक क्लियर मामला? तारक काय, तारक काय, सेंट्रोसोम। तारक काय की जो खोज की है वो की है टी बोवेरी ने। किसने खोज की है? तारक काय की टी बोवेरी ने की है। और तारक काय सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तारककाय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो तारककाय जो होता है कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय किसमें? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन जब होता है तो उसमें ध्रुव निर्माण का काम करता है। ध्रुव निर्माण का कार्य करता है। मतलब क्या? तो देखो, जब वो एक कोशिका से बराबर दो कोशिका में बढ़ती है तो उसमें सबसे पॉइंट जो होता है मेन, उसमें किसका काम कर रहता है? तो तारककाय का होता है। मतलब कोशिका विभाजन में प्रमुख मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो तारककाय जो रहता है वो निभाता है। ठीक। तारककाय की संरचना कैसी होती है? तो तारककाय की संरचना जो होती है वो बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए के आकार की होती है। इसके आकार के लिए एक शब्द बोला जाता है 9+0। मतलब क्या? तो देखो, इसके जो पार्ट होते हैं वो कुछ ऐसी रहती है, गोल संरचना दिख रही है। तो इसमें 9 पहिए होते हैं टोटल। कितने? 1 2 3 4 5 6 8 और 9। ठीक है ना? इसके बीच में ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब इधर भी कनेक्ट होते हैं और इधर भी कनेक्ट होते हैं। जब हम पढ़ेंगे पक्षाप या जो चलन अंग होते हैं उसमें 9+2 की, ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया कि तारककाय जो इसकी खोज किसने की? टी बोवेरी ने की है। सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। और इसका आकार कैसा होता है? तो बैलगाड़ी के पहिए का आकार होता है। इसमें कोशिका विभाजन में क्या करता है? तो ध्रुव निर्माण का काम करता है। यहां तक का मामला क्लियर है? देख लो अगला भाग। अब है सबसे महत्वपूर्ण भाग, लवक।
अगला भाग हम पढ़ रहे हैं लवक प्लास्टिड। देखना, जो लवक होता है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है ना। और लवक जो होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है वो है हरित लवक। हरित लवक, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो होता है वो होता है अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा जो होता है वो होता है वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, 3 प्रकार का लवक होता है। देखो अब समझ लो, पहले हरित लवक जो होता है वो कहां पर पाया जाता है? तो जो हरित लवक होता है वो पत्तों में, मतलब जिनमें सिर्फ हरा रंग होता है वहां पर पाया जाता है। कौन सा लवक? हरित लवक, मतलब पत्ते ही होते हैं अधिकतर हरे। दूसरा अवर्णिक लवक। ये अवर्णिक लवक जो होता है जिसमें वर्ण मतलब कलर, कोई भी कलर ना हो। तो पौधे का कौन सा भाग होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता है? तो जड़, तना, ये दोनों भाग जो होते हैं ये अवर्णिक लवक होते हैं। ठीक है ना, इनमें कोई कलर नहीं होता। वर्णिक लवक मतलब ये क्या होता है? रंगीन होता है। ये क्या है? रंगहीन है, मतलब कोई भी रंग नहीं पाया जा रहा इसलिए रंगहीन है। ये क्या है? रंगीन, परंतु हरे रंग को छोड़कर। क्या है? हरे रंग को छोड़कर। ठीक, दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अब मुझे बताओ कि खाना कहां तैयार होता है? पौधे का खाना। पौधे का खाना जो तैयार होता है वो कहां होता है? हरित लवक, पत्तों में होता है। इसीलिए क्या बोला जाता है? हरित लवक को कोशिका का रसोई घर। क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया कंप्लीट होती है वो हरित लवक में होती है। क्योंकि हरित लवक में जो पत्तों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। आगे जब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, जब हम उसको पूरा पढ़ लेंगे। तो कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको डीएनए में बताया था कि डीएनए कहां पाया जाता है? तो मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, परंतु इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। मतलब इसका क्या होता है? तो स्वयं का डीएनए होता है। क्या होता है? स्वयं का जो है वो डीएनए होता है। ठीक है ना। इसमें कौन कौन से? तो क्लोरोफिल और मैग्नीशियम दोनों। पूछता है कि पत्तों में मैग्नीशियम क्या क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल और मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं है ना, क्या? मैग्नीशियम है। ठीक, अवर्णिक लवक पर आते हैं हम। तो अवर्णिक लवक के अंतर्गत जो ल्यूकोप्लास्ट है इसमें क्या आएगा? तो रंगीन, जो सूर्य से दूर होते हैं, सूर्य के प्रकाश। देखो सूर्य का प्रकाश तनों पर भी नहीं आ पाता है बराबर। उसका रीजन इतना होता है कि जब उसकी छाया, जो पौधा होता है या वृक्ष होता है, उसकी छाया ढक लेती है उसको। तो जड़ और तना जो है वो किसमें आ जाएंगे? अवर्णिक लवक के अंतर्गत आते हैं। अवर्णिक लवक भी जो होता है ये भी कितने प्रकार का होता है? तो ये भी 3 प्रकार का होता है। देख लो, प्रोटीन 3 प्रकार देखना। अवर्णिक लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटेनोप्लास्ट, एलिनोप्लास्ट और एंजियोप्लास्ट। ठीक है ना। जो प्रोटेनोप्लास्ट होता है इसमें क्या होता है? तो प्रोटीन का भंडारण होता है, प्रोटीन का भंडारण होता है। इलियोप्लास्ट में क्या होता है? तो वसा का भंडारण होता है। जबकि एंजियोप्लास्ट में क्या होता है? तो एंजियोप्लास्ट में स्टार्च का भंडारण होता है। ठीक, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। हरित लवक और अवर्णिक लवक। अवर्णिक लवक में 3 है, प्रोटेनोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एंजियोप्लास्ट। ठीक है ना। प्रोटेनोप्लास्ट प्रोटीन, प्रोटेनोप्लास्ट प्रोटीन, एलिनोप्लास्ट वसा और एंजियोप्लास्ट जो है उसके अंतर्गत क्या होता है? तो स्टार्च जो होता है उसका भंडारण होता है। अब हम आते हैं वर्णिक लवक पर। ठीक है, देखना इधर का मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं।
वर्णिक लवक जो होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो वर्ण मतलब होता है कलर, वर्ण मतलब क्या होता है, कलर, रंग। तो जो कलर देने का प्रमुख कार्य होता है वो किसका होता है, वर्णिक लवक का होता है। ठीक है ना, देख लो कहां कहां पर कलर देता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है। तो वर्णिक लवक जो है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो वर्ण या कलर देने का होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण, गाजर में कैरोटीन के कारण, चुकंदर में विटामिन के कारण, बैंगन में एंथोसाइनिन के कारण, मिर्च में कैप्सेसिन के कारण, और जो पीले फूल होते हैं उसमें किसके कारण, तो जेंथोफिल के कारण। तो ये कलर देने का प्रमुख कार्य किसका होता है, वर्णिक लवक का होता है। कंप्लीट यहां तक, ठीक। कल जो रहेगा देख लो, कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी कोशिका की। कल हमको जो पढ़ना है, एक तो जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्मा पढ़ना है, और कुछ जो है कोशिका के चलन अंग जो है एक दो होंगे मुश्किल से, वो हमको पढ़कर खत्म करना है। कल आपकी मुश्किल से जो क्लास रहेगी 15 से 20 मिनट की और बची है क्लास, ठीक है ना। 15 से 20 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे कोशिका को, ठीक है।